हम लोग क्षितिज भाग 2 में पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक देखेंगे। देखिए, अपना देश भारत जो है वस्तुतः एक दिव्य देश है। भारत के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, लेकिन जब आप नाम पर गौर करेंगे तो भारत अर्थात आभा में रत अर्थात एक विशिष्ट आभा है ना, जिसने पूरे विश्व को अपनी दिव्य चमक की तरफ आकर्षित किया है। बहुत लोग ऐसे हैं या होते हैं जो पानी के बुलबुले की तरह जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। यूं तो पार्थिव काया नाशवान है ही, लेकिन हमारी यशः काया, हमारी कीर्ति काया हमें जीवित रखती है। तो स्मरण हम उन्हीं का किया करते हैं जिसकी कुछ कीर्ति है। बाकी तो मरणशील शब्द को साकार करके मरण को ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए, हमारी चर्चा के केंद्र में महान व्यक्तित्व के धनी फादर कामिल बुल्के हैं। जो अपनी करुणा से, अपनी ममता से, अपने अपनत्व से सबको प्रभावित कर लेते थे, आकर्षित कर लेते थे। तो यह जो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, हिंदी साहित्य की विधा की दृष्टि से संस्मरण है। संस्मरण यूं ही नहीं बनता है, इसका आधार है विश्वसनीय स्मृति। तभी जाकर के संस्मरण सफल होता है। फादर कामिल बुल्के का जन्म हुआ था यूरोप महादेश के बेल्जियम नामक देश के रैम्स चैपल नामक शहर में सन 1909 में हुआ था इनका जन्म। और कहा ना, ये मानवीय करुणा से ओतप्रोत रहते थे। जब कभी लेखक से मिलते तो लेखक इनके दिव्य गुणों के दर्शन से अभिभूत हो उठते।
वस्तुतः इनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत का संचार सदैव होता रहता था। ये बड़े ही आस्थावान व्यक्ति थे। अक्सर इनकी बातों से प्रभु के प्रति इनकी अटूट आस्था झलक उठती थी। और अगर पूछा जाए तो प्रभु की आस्था ही इनका व्यक्तित्व था, इनका अस्तित्व था, इनका कृतित्व था। अब ये पादरी थे तो पादरी की ही तरह सफ़ेद चोगे पहने रहते थे, लंबी आकृति, है ना, और सरल हृदय के व्यक्ति थे। कोई छल प्रपंच नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आडंबर नहीं। सरलता, सहजता, मनुष्यता, कुशाग्रता, मिलनसारिता, ये सब इनके भव्य गुण थे, दिव्य गुण थे, विशिष्ट गुण थे। इनका बाह्य रूप गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी और मानवीय करुणा की दिव्य चमक वाली नीली आँखें। मिलनसार इस हद तक थे कि पूछिए मत। जैसे ही प्रियजनों से मुलाकात होती, ये बाहें खोल गले लगाने को आतुर रहते थे। प्रत्येक प्रियजन इनका स्नेह भाजन था और प्रत्येक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व की धारा इनके हृदय में उमड़ती घुमड़ती रहती थी। लेखक ने ऐसे भावों के दर्शन पैंतीस सालों तक किया है। ऐसा सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। इनका जो परिवार था अद्भुत। परिवार से अर्थ पत्नी से नहीं लगावे, ये साधु थे। संकल्प से माता पिता के बारे में, है ना, समझा जाए परिवार से। तो इनकी माँ ममतामयी कुशल महिला थी और पिता एक सफल व्यवसायी थे। जिस शहर में इनका जन्म हुआ था, रैम्स चैपल में, वह शहर गिरजाघर, पादरी, धर्मगुरु और संतों की विशिष्ट भूमि कही जाती है। सो रैम्स चैपल में ही इनका एक भाई पादरी था, एक गिरजाघर में। इनका एक दूसरा भाई भी था जो काम करता था।
बहन एक ही थी इनकी, लेकिन वो सख्त मिजाज, जिद्दी स्वभाव की थी, है ना। उसने काफ़ी समझाने बुझाने मनाने के बाद देर से शादी की थी। फादर कामिल बुल्के बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उस जमाने में आजकल की तरह अभियंत्रण कॉलेज नहीं हुआ करते थे, है ना, इक्के दुक्के, और अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र ही, विद्यार्थी ही वहाँ प्रवेश पा सकते थे। और उस जमाने में इन्होंने अभियंत्रण की पढ़ाई की थी, अंतिम वर्ष में पहुंच चुके थे। लेकिन लोग कहते हैं ना कि होई है सोई जो राम रचि राखा, ऊपर वाले का विधान अटल है, कब क्या होगा वह ईश्वर ही जानता है, हम और आप नहीं। सो अभियंत्रण के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर ये सन्यासी बन गए थे। और इस बात का आभास माँ को उसी समय हो गया जब ये बच्चे थे। पता नहीं माँ ने ऐसा क्या देखा, कैसे जान गई। उसने घोषणा कर दी थी कि लड़का हाथ से गया। जैसे आप में से कई बच्चों के मन में अमेरिका जाने की इच्छा होती होगी, किसी के मन में रूस जाने की इच्छा होती होगी, किसी के मन में इंग्लैंड जाने की इच्छा होती होगी, किसी के मन में और भी किसी देश में जाने की इच्छा होती होगी, है ना। जैसे हम लोग सोचते हैं अपने देश में रहकर दूसरे देशों के बारे में, उसी प्रकार से विधाता के भाल का टीका अपना देश भारत, अद्भुत देश। विश्व के कई देश के बच्चों के मन में भारत के प्रति ललक है, आकर्षण है ना, जिज्ञासा है। और विदेशी बच्चों के मन में भी यह आकांक्षा रहती है कि वे भारत भ्रमण करें, भारत को देखें, निकट से जानें, समझें, देखें। सो फादर कामिल बुल्के को भी बचपन से ही भारत के प्रति विशिष्ट आकर्षण था और प्रभु की प्रबल इच्छा भी थी, जिसके कारण फादर कामिल बुल्के भारत आ गए थे। बेल्जियम में यह सुविधा है, छूट है कि सन्यासी बनने वालों की इच्छा पूछी जाती है और उसकी पूर्ति की जाती है। सो बचपन से ही भारत के प्रति आकर्षण होने के कारण, प्रभु की इच्छा होने के कारण ये भारत आ गया और यहाँ आकर जीसस संघ में 2 सालों तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की कि धर्म का पालन कैसे किया जाए, धर्माचरण कैसे किया जाए। उसके बाद 9-10 वर्षों तक दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई की।
क्योंकि भारत में रहकर तो भारत की भाषा जाननी ही होगी। तो धर्माचार्य की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद ये दार्जिलिंग आ गए। 9-10 वर्षों तक दार्जिलिंग में रहकर पढ़ाई की। उसके बाद कोलकाता चले गए। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का महत्वपूर्ण स्थान रहा है प्रारंभ से ही। तो कोलकाता से इन्होंने बीए करने के बाद इलाहाबाद आ गया। इलाहाबाद को आजकल प्रयागराज कहते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया। उस ज़माने में जब ये छात्र थे, डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। अब एमए करने के बाद इनकी इच्छा हुई कि मैं शोध कार्य करूं, गवेषणा का कार्य करूं, गवेषक बनूं। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तत्कालीन हिंदी विभागाध्यक्ष प्रयाग विश्वविद्यालय के निर्देशन में इन्होंने शोध कार्य 1950 में पूरा किया और इनके शोध का विषय था रामकथा उत्पत्ति और विकास। अब यह दांतों तले अंगुली दबाने की बात हुई कि एक विदेशी होने के बावजूद, ईसाई होने के बावजूद, है ना, यूरोप के होने के बावजूद इन्होंने हिंदी विषय को ही क्यों चुना? भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा और हिंदी के प्रति आकर्षण, लगाव, रुचि, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक भाषा है हर दृष्टिकोण से। तो इन्होंने अपने शोध का विषय रखा रामकथा उत्पत्ति और विकास, है ना, जिसके बारे में मैंने कहा कि वे विदेशी छात्र इस विषय को चुने, है ना, तो आश्चर्य की बात है। लेकिन इन्होंने ऋग्वेद से लेकर के अद्यतन रामकथा से संबंधित पुस्तकों, ग्रंथों का समग्र अध्ययन किया और तब अपने विषय पर शोध कार्य पूरा किया, है ना। वेद से लेकर, ऋग्वेद से लेकर अद्यतन, है ना, 1950 में इन्होंने पूरा किया। तो उससे पहले तक जितने ग्रंथ, जितनी पुस्तकें राम से संबंधित थीं, सबों का अध्ययन किया और शोध कार्य पूरा किया। विषय क्या था, फिर से सुन लें, रामकथा उत्पत्ति और विकास। तो इनके लिए गौरव का तो विषय रहा ही, लेकिन हमारे आपके लिए भी, भारतीयों के लिए भी यह खुशी की बात है। उन दिनों इलाहाबाद में निराला
की रचना के आधार पर एक साहित्यिक संस्था बनाई गई थी, परिमल। और परिमल में साहित्यिक गतिविधि चलाई जाती है, कोई सज्जन कहानी, कोई कविता, कोई उपन्यास, कोई नाटक, मतलब विभिन्न विधाओं पर वहाँ चर्चा होती रहती है। आज ही नहीं, उस जमाने में भी, है ना। तो परिमल नामक साहित्यिक संस्था में इन्होंने अपने शोध के अध्यायों को पढ़ा था। इसके बाद एक नाटककार हैं मातरलिंक, उनके प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का अनुवाद किया, हिंदी में रूपांतरण किया। किस नाम से? नीलपंछी के नाम से। इतना सब करने के बाद ये आ गए तत्कालीन बिहार के सुंदर से शहर रांची में। अब रांची राजधानी है झारखंड की, और रांची में एक अच्छा कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज। वहाँ ये हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष बनाए गए। और रांची में नौकरी करते हुए इन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। इसके बाद बाइबिल, ईसाई धर्मावलंबियों का धार्मिक ग्रंथ, इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। है ना, अंग्रेजी हिंदी कोश तो तैयार किया ही, सेंट जेवियर कॉलेज में रहते हुए, अध्यापन करते हुए, हिंदी संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहते हुए, है ना, शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। समय तो हमेशा एक जैसा रहता नहीं है। लोग कहते हैं ना, रहे न सब दिन एक समाना, है ना। शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर जो है वह रोगों का, व्याधियों का घर कहा जाता है। और इसके बारे में एक और उक्ति प्रचलित है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है वह धर्म का साधन है। और धर्म क्या है? स्वाध्याय भी, मानवता भी, इंसानियत भी। सो अनवरत अथक परिश्रम करते हुए इनकी जीवन यात्रा बढ़ती जा रही थी। लेकिन कहाँ न रहे न सब दिन एक समाना। दुर्भाग्य कहिए, ये रांची में ही बीमार पड़ गए। चिकित्सा के लिए पटना आए। पटना में भी ये स्वस्थ नहीं हो पाए, तो सोचा केंद्रीय राजधानी चलूं, देश की राजधानी। सो दिल्ली आ गए। तो अब जानिए
कि इनकी जन्मभूमि रही बेल्जियम रैम्स चैपल, लेकिन इनकी कर्म भूमि बन है ना के रूप में अपना देश भारत को ही यह गौरव प्राप्त हुआ। 47 वर्षों का समय है ना उन्होंने अपने देश में बिताया और 73 वर्षों की जीवन यात्रा करते हुए ये परलोक सिधार गए। मतलब 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, सफल जिंदगी जीकर फादर के व्यक्तित्व को देख करके, आचार विचार को देख करके, रहन सहन को देख करके आप इन्हें आम सन्यासी की तरह नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं समझ पाते। लेखक ने इनके स्वभाव, इनकी प्रकृति का निकट से अध्ययन किया था। है ना? सो ये संकल्प से सन्यासी थे। है ना? संकल्प से। ये मन से सन्यासी नहीं थे। लेखक ने इस तथ्य को माना है। फादर की एक विशेष खूबी यह थी कि ये रिश्ता बनाना जानते थे और रिश्ता बन जाता था तो फिर उसे तोड़ते नहीं थे। भले ही 10 वर्ष का अंतराल क्यों न हो गया हो, इनकी बुद्धि काफी तीव्र थी, कुशाग्र थी। 10 साल के बाद अगर ये मिलते तो मिलनसारिता के जो दिव्य गुण हैं, दिव्य सुगंध है, महसूस होती थी। इनकी आदत थी जब भी दिल्ली आते तो उनसे जरूर मिलते। किनसे? लेखक से, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना साहब से, अपने प्रियजनों से, अपने इष्ट मित्रों से जरूर मिलते। खोज कर, भले ही कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो, जरूर मिलते, समय बचाते। चाहे गर्मी का समय हो, चाहे सर्दी का समय हो, चाहे बरसात का समय हो, है ना? प्रकृति की दुरूहता को झेलते हुए ये अपनों से जरूर मिलते थे। भले ही 2 ही मिनट के लिए क्यों ना हो, जरूर मिलते हैं। ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता है। आम सन्यासी तो रमता जोगी बहता पानी की तरह होता है, लेकिन फादर के साथ ऐसी बात नहीं थी। एक तो अंग्रेज ठहरे, दूसरे सन्यासी ठहरे। भला ऐसे लोग हिंदी की चिंता क्यों करें? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्यों लालायित रहे? क्यों हिंदी को राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर आसीन देखना चाहते थे ये? जब किसी साहित्यिक मंच को ये सुशोभित करते तो ऐसी
बात झलक उठती इनकी चर्चा के क्रम में कि हिंदी को ये राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए प्रबल इच्छुक है, अभिलषित हैं। और उस समय है ना, इनकी तकलीफ, इनकी व्यथा कथा झलक उठती थी। और इस संबंध में ये अपने अकाट्य तर्क से लोगों को प्रभावित कर लेते थे। ये कभी क्रोध नहीं करते, कभी झुंझलाते नहीं, कभी आवेश में नहीं, कभी आवेग में नहीं, लेकिन हाँ, हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होते देखने की प्रबल लालसा थी, इच्छा थी इनके मन में। और बस एक सवाल पर उन्हें लोग झुंझलाते हुए देखा करते थे, और वह कौन सा सवाल कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे थे। तो हिंदी वालों के द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर इन्हें गहरा दुख होता था, और यह दुख, इसकी छाया इनके चेहरे पर झलक उठती थी। जितना ये घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, निजी सुख दुख के बारे में नहीं सोचते, है ना, उतना ये दूसरों के बारे में जानना चाहते थे, है ना। जैसे लेखक से मिलते तो लेखक के घर परिवार के बारे में, लेखक के निजी जीवन के बारे में, क्या तकलीफ है, क्या दुख है, क्या चिंता है, क्या कठिनाई है, जरूर पूछते। अपनी चर्चा नहीं, अपना सुख नहीं, दूसरों की चिंता। मतलब इनका स्वभाव था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आज इतना ही, शेष चर्चा कल। धन्यवाद।